हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 आज आपके लिए मैं लेके आया हूं। हमने पहले लेक्चर में क्या कवर किया था कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि कैसे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। फिर हमने आपको बताया कि जब भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमने वहां पर डायरेक्शन की बात करी और उसके बाद हमने वहां पर कुछ स्पेशल केस देखे, किस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लगती है और किस कंडीशन में फोर्स मिनिमम लगती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी, जिसका नाम है बायोट-सवर्ट लॉ। तो आज हम देखेंगे बायोट-सवर्ट लॉ क्या होता है। तो फटाफट पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करिए टॉपिक बायोट-सवर्ट लॉ। बायोट-सवर्ट लॉ क्या होता है? तो ये बायोट और सवर्ट, ये दो साइंटिस्ट थे या एक रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने हमें काफी हेल्प करी। किसी भी एक कंडक्टर के लिए अगर आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम इस लॉ की हेल्प से उस पॉइंट पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इन्होंने जो लॉ दी थी बायोट और सवर्ट ने, वो क्या दी थी पहले हम उसको लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, दिस लॉ डील्स with magnetic field due to small current element। अभी आपको समझाएंगे कि ये करंट एलिमेंट क्या होता है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से आप किसी भी एक पी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बायोट-सवर्ट लॉ की हेल्प से। आपके पास अगर कोई कंडक्टर है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो सर्कुलर हो, ठीक, आप इस लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो बायोट-सवर्ट लॉ ने सबसे पहले क्या बताया हमको? ये जो लॉ है वो डील्स करती है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने पर। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आपको? एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा समझते हैं कि बायोट-सवर्ट लॉ ने क्या बताया था, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक सपोज करो आपने कंडक्टर ले लिया, ठीक, ये कंडक्टर है एक्स वाई और यहां पे आपने करंट को फ्लो करा दिया। तो इस कंडक्टर में जो कि एक्स वाई एक कंडक्टर जो आपने सपोज किया, इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। और यहां पे आपने एक पी पॉइंट को अज्यूम कर लिया। इसका मतलब इस कंडक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बायोट-सवर्ट लॉ, ठीक। अब यहां पे क्या करना है आपको? ये इसकी एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है, विच इज आर वेक्टर। इसका मतलब यहां से और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है, ठीक। अब यहां पर आपको क्या करना है? एक छोटा सा काम और करना होगा आपको, एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। व्हाट इज डीएल? स्मॉल एलिमेंट। तो यहां पे आपने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया जिसका नाम क्या दे दिया? डीएल। तो डीएल क्या है यहां पर बेटा? स्मॉल एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। यहां पे मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसमें आई करंट फ्लो कराया। इस पी पॉइंट पर मेरे को इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी इस कंडक्टर की, और इस स्मॉल जो लेंथ है जिसको आप डीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप बोलेंगे यहां पे स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर इस पूरे कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट इस स्मॉल एलिमेंट में से भी पास होगा, ठीक। तो अगर आप उस करंट को उस स्मॉल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस
एलिमेंट को आप कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको आप? करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने स्मॉल लेंथ कंसीडर किया हुआ है उस कंडक्टर पर, अगर उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको आप स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट को फिर हम कहते हैं करंट एलिमेंट। समझ में आ रही बात? ये जो करंट एलिमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आपको मालूम है करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी? यहां पर हम एक डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। देखिए ये डीएल है, छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये डीएल, ठीक। इसको मैं दोबारा साफ करके बता देता हूं। एरो ऊपर ले लेते हैं, ये एरो ऊपर, ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका नाम दे दो ए और बी। इस स्मॉल एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक दिख रहा है आपको। और इस स्मॉल एलिमेंट से जो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो आर वेक्टर है, ठीक। इसके बाद इस स्मॉल एलिमेंट में आपने करंट फ्लो कराया है। करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या करना है आपको? इस एलिमेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या बोला मैंने? इस एलिमेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो अगर इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दे रहा है। इस वजह से करंट एलिमेंट को आप किस में ट्रीट करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी में ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देगा। तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन with the direction of current, with the direction of current gives the direction of current element। ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देगा, ठीक। पहले तो आपको ये अगर बायोट सावर्ट लॉ आती है स्टेटमेंट में, तो आपको ये लिखना है दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है पूरा। एक कंडक्टर लेना है, एक पी पॉइंट लेना है, इसका पोजीशन वेक्टर आर लेना है, एक स्मॉल लेंथ लेनी है आपको डीएल, ठीक। इस डीएल से ये पी की दूरी आर वेक्टर है और इन दोनों के बीच में आपको एक स्मॉल एंगल लेना है थीटा। डीएल और ये जो आपका पोजीशन वेक्टर दिख रहा है आपको इस पी पॉइंट से, इस डिस्टेंस से, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। तो थीटा किसके बीच में एंगल बन रहा है? थीटा डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। डीएल और आर के बीच में क्या बन रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको हम यहां पर थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको बताएंगे कि बायोट सावर्ट लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बताई थी जिसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको मैं रब कर रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो बायोट ने हमको बताया था, बायोट एंड सावर्ट ने, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अगर ये पी पॉइंट कंसीडर करते हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड, एक बार साफ कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा गीला हो रहा है अभी ये। ओके, तो फटाफट देखते हैं एक बार। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अभी यहां पे मैं डीबी लिख रहा हूं। व्हाट इज डीबी? तो आपको मालूम है डीबी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डीबी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कह सकते हैं आप, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं आप। तीनों के लिए एक ही मतलब है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर। अब मैंने यहां पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि अभी मैं जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं वो एक स्मॉल लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी मैं मुझे पूरे कंडक्टर से मतलब नहीं है, अभी मैं सिर्फ जो इस स्मॉल करंट एलिमेंट में, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पी पॉइंट पे, उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं। इस वजह से यहां पर मैं डीबी यूज कर रहा हूं, ठीक।
सो व्हाट इज डीबी? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो पहला पॉइंट हमको दिया बायोट-सावर्ट ने, डीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जैसे जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट देन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट इज डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड पॉइंट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। जैसे जैसे आप स्मॉल लेंथ जो आप ले रहे हैं अगर उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो इतने बड़े अमाउंट में करंट पास होगा। अगर आपने कितना एलिमेंट लिया और कितना एलिमेंट लिया तो इस एलिमेंट को जब आप चेक करेंगे तो इतनी लेंथ से करंट पास होगा, तो इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। अगर आपने इतना स्मॉल एलिमेंट लिया तो क्या होगा, वहां पे करंट ज्यादा पास होगा, इतनी लेंथ में पास होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। इसलिए हमने बोला डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। थर्ड पॉइंट मिला हमको डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब साइन की जो वैल्यू है जैसे जैसे आप ये थीटा इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ये थीटा अगर पी पॉइंट यहां लिया, पी पॉइंट यहां लिया तो थीटा क्या हो रहा है इस पॉइंट में भी अगर इंक्रीज होगा। इस वैल्यू को आपको बेसिकली क्या करना है, इंक्रीज करना है। इस वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज। साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती जाती है तो क्या होती जाती है 90 पे 1 हो जाती है। 0 से साइन 0 की 0। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाते हैं इसका जो वैल्यू आता है वो बढ़ता जाता है, ठीक। और फोर्थ पॉइंट हमको मिला डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी पॉइंट और इस स्मॉल एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है अगर इसका आप स्क्वायर बढ़ाते जाइए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। डिस्टेंस का स्क्वायर इंक्रीज करते जाइए मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। आपको मालूम रीजन है, अगर इस यहां पर मैं कंपास नीडल रखूं, यहां पे कंपास नीडल रखूं, यहां पे कंपास नीडल रखूं, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां होगा, यहां पे होगा। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन यहां क्या होगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड दूर होती जाएगी, ट्रेवल करती जाती है, उसका इफेक्ट कम होता जाता है। दैट्स व्हाई डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन चारों पॉइंट को कंबाइन कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, ठीक। अभी यहां पर क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के बताता हूं। कुछ कांस्टेंट लगाते हैं और वो क्या कांस्टेंट लगाएंगे हम। तो जब आप कांस्टेंट हटाते हैं, जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर क्या होती है वो देखते हैं हम। तो डीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये किसके प्रोपोर्शनलिटी था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, के, क्या आ गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू जब आप ऐसा यूनिट में फाइंड करते हैं तो इस के की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वापस सुनिए ध्यान से, ऐसा यूनिट मतलब एमकेएस सिस्टम में जब आप इस के की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट, क्या बोलते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट टर्म चल रहा था। एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे अगर मैं म्यू नॉट बोल रहा हूं तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जो आपने कंडक्टर एज्यूम किया था और एक जो पी पॉइंट लिया था, इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं आप, ठीक। तो के की वैल्यू एसआई सिस्टम में ये रहती है। अगर आपके पास सीजीएस सिस्टम है तो वहां पर के की वैल्यू 1 आती है। जनरली हम सारी जितनी भी डेरिवेशंस हैं वहां पर हम एसआई सिस्टम की बात करते हुए सॉल्व करेंगे, इसलिए के की वैल्यू आपको याद रखनी है। सीजीएस ज्यादा काम का नहीं है। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसकी वैल्यू को पुट करिए के की वैल्यू को, तो क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ. तो बायोट-सावर्ट लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की लिए किसी भी पी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है इतनी? वेरी गुड. तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपसे पूछता हूं कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है. जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 निकाली थी आपने. इसी तरह म्यू नॉट की वैल्यू भी होती है एक, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. ये इसकी यूनिट है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. इसको हम टेस्ला में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी आपको मालूम है कि एक टेस्ला जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर. तो यहां से वेबर की वैल्यू क्या जाएगी? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. तो इस वेबर की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला देखो वेबर की जगह क्या लिख दिया? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर मीटर. m की पावर +2 है, यहाँ पर m की पावर -1 है. +2 -2 +1. ठीक है. तो क्या बचेगा? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला एम्पेयर पर एम्पेयर मीटर. तो ये यूनिट हमारे पास टेस्ला के फॉर्म में भी है और वेबर के फॉर्म में भी है. तो आप वेबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं और टेस्ला के फॉर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं. तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. टेस्ला के फॉर्म में क्या होती है? टेस्ला पर एम्पेयर मीटर. समझ में आ रही बात? तो ये है म्यू नॉट की वैल्यू टेस्ला के फॉर्म में और ये है वेबर के फॉर्म में. इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं वो भी लिख लीजिए. इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. बेसिकली वो स्पेस जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड परमिट कर रहा है उस जगह पर. अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है चार्ज की वजह से जो निकलती है उसकी वैल्यू चेंज होती है. इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती है, वेरी करती है डिफरेंट मीडियम्स में. ठीक है. तो उसके लिए फटाफट बताता हूं. आपने इलेक्ट्रोसेट में क्या पढ़ा था? म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके इक्वल पढ़ा था इलेक्ट्रोसेट में? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल? एप्सिलॉन आर के इक्वल पढ़ा था. इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ेंगे म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू आर. म्यू क्या है? मीडियम के लिए. ठीक. और म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए. इनका जो रेशियो होता है इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. ठीक. ये रिलेटिव आर क्या है? यहां पर रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं. जस्ट लाइक इलेक्ट्रोसेट में आपने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन की जगह हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू आर हो जाएगा. ठीक. अब हम इसी एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में. ये सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बता रहा है. अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम. तो वेक्टर फॉर्म में आपने 11वीं क्लास में जब वेक्टर पढ़ा था तो आपने एक यूनिट वेक्टर की बात करी थी. बोलो बात करी थी कि नहीं करी थी? किस किस को याद है यूनिट वेक्टर? क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इस दुनिया में सिर्फ किस लिए बनाया गया है? सर डायरेक्शन बताने के लिए बनाया गया है. सिर्फ किसके लिए? डायरेक्शन के लिए. तो यहां पर अगर इसी एक्सप्रेशन को जो क्या आया था हमारे पास? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इस एक्सप्रेशन को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे एक वेक्टर का सिंबल. ये हमको क्या बताएगा कि अब आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. ठीक. यहां पर मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेंगे और आप डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी थी आपने एसआई में. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आर कैप हमको मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो आर कैप, व्हाट इज आर कैप? आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर, जो हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर। एन कैप का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में, एन वेक्टर अपॉन एन। इस फॉर्मूले से आप यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहां पे आर कैप की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, तो यहां पे आप आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, बोलो, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। और यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर ये क्रॉस कहां से आ गया, तो अगेन ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगेन वेक्टर में हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज, ठीक। आई को मैंने बाहर क्यों लिखा, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये जो आपने स्मॉल लेंथ लिए उसको बेसिकली आपने किस में ट्रीट किया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी में ट्रीट किया है। इसलिए यहाँ पे डीएल के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, वेक्टर का सिंबल आ रहा है। तो ठीक, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। अब यहां पर हम देखेंगे हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ है किसी दूसरे टर्म्स के रेस्पेक्ट में। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, डिराइव द एक्सप्रेशन और राइट द एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। पहला जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ा था, करंट डेंसिटी, तो आपको करंट डेंसिटी के टर्म में बायोट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन बताना है। दूसरा बोर्ड में क्वेश्चन आया था, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों के टर्म्स में भी हम ये एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक, अभी आपको समझना है कि अगर बायोट-सावर्ट लॉ ये आ चुका है बोर्ड में, सीधा सीधा 1 मार्क्स में लिखने के लिए आया था। क्या आया था क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सिंपली यू हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट 1 मार्क्स। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो बायोट-सावर्ट लॉ देखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो पहले तो एक काम करिए, बायोट-सावर्ट लॉ लिख लीजिए। क्या है बायोट-सावर्ट लॉ, dv वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये है हमारी बायोट-सावर्ट लॉ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, सर करंट अपॉन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट को अगर आप एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, याद करो करंट में पढ़ा था आपने, वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे क्या करिए, इसको dl से मल्टीप्लाई और dl से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको dl से मल्टीप्लाई और dl से डिवाइड करेंगे तो एरिया को जब आप dl से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, सर वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम। व्हाट इज dv, स्मॉल वॉल्यूम। ठीक, तो यहां से आईडीएल की वैल्यू कितनी आ गई, सर जे डीवी आ गई। कितनी आ गई, जे इंटू डीवी। तो यहां पे आईडीएल की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, जे डीवी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई एज इट इज रहेगा क्योंकि आई अगेन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट आईडीएल की जगह पूरी की वैल्यू क्या लिखेंगे, जे। बट जे वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ब्रैकेट में हम किसको अंदर लेके जाएंगे, जे को लेके जाएंगे। किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ अपॉन आर क्यूब। अब क्या बच रहा है, सर डीवी बच रहा है।
ओके सॉरी आई नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, आई डी एल की तो वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है, तो आई डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डी वी। तो देखिए आई डी एल की वैल्यू जे डी वी, तो जे को मैंने ब्रैकेट में अंदर इसलिए लिखा क्योंकि जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से मैंने इसको बाहर लिखा, ठीक। तो हमारे पास करंट डेंसिटी के टर्म में क्या एक्सप्रेशन आया बताओ सर, करंट डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेशन आया dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर dV अपॉन आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन भी लिखने के लिए बोर्ड में आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, ठीक। तो चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में आपको क्या फाइंड करना है या किसका एक्सप्रेशन लिखना है, बायोट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो उसको देखिए क्या करेंगे, अगेन क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ लिखेंगे, क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहां पे टाइम में स्मॉल ले लेता हूं, एक काम करता हूं, टाइम के ले लिया मैंने, स्मॉल ले लिया, ठीक। इसको मैंने dl से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, और हाँ यहाँ भी, और यहाँ भी इसको मैंने dl से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने, पहले क्या लिखा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, फिर मैंने बोला टाइम मैंने स्मॉल ले लिया, dt लिख दिया, और dl को इस साइड और dl को दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, dl अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं I dl क्यू v, dl अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं आप, वेलोसिटी। ध्यान रखनी है आपको ये चीज, dl अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। अब देखो I dl किसके टर्म में आ गया, चार्ज एंड वेलोसिटी के टर्म में आ गया। तो हम I dl की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। इसमें किसी को डाउट, बहुत सिंपल है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, dl से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, dl अपॉन dt की जगह वेलोसिटी लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप I dl की जगह क्या पुट कर सकते हैं सर, I dl की जगह हम Q v पुट कर सकते हैं। Q को बाहर क्यों लिखा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, अगेन सर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हमने बाहर लिखा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो dv की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बोर्ड में, बायोट-सावर्ट लॉ की स्टेटमेंट, ये जो मैंने बताई थी डिपेंडेंस की, मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो, ठीक। और उसके बाद ये जो दो एक्सप्रेशन लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, ये भी बोर्ड में पूछे गए हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। ओके, अब अगेन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको, अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन कौन देगा, dl क्रॉस r देगा। डायरेक्शन कौन देगा, dl क्रॉस r। तो हमारे पास राइट हैंड रूल भी था इसके लिए और स्क्रू रूल भी था, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक। जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो क्या आ जाती है डायरेक्शन, बाहर की तरफ। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो अंदर की तरफ। समझ में आई थी, क्लॉकवाइज रोटेट कराइए, क्लॉकवाइज तो अंदर जाएगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हमको देता है डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कौन देगा हमको, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन हमको dl वेक्टर r का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। रूल कौन सा बताया था कल हमने, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड रूल, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, ये dl था, ये r था, इस P पॉइंट की बात कर रहे थे, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। dl क्रॉस r यहाँ पे स्क्रू रखना है, और dl से r जा रहे हैं आप, dl से r कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। देखिए dl से r कैसे जाएंगे, ये dl है स्मॉल एलिमेंट,
और ये हमारा आर है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पे स्क्रू रखना है हमको, और इस स्क्रू को डीएल से जब आर जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं आप, अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखो जरा, इसको घुमाओ जरा, जब इसको घुमाएंगे तो कैसे घूम रहा है, देखिए ये डीएल से आर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, डीएल से आर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब होता है तो स्क्रू किधर जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड होगी। अगर यही पॉइंट इस साइड होता तो क्या होता, यही पॉइंट इस साइड होता तो क्या होता, अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में आर से डीएल चलना पड़ता इस पॉइंट के लिए। तो आप कैसे जाते, इस पॉइंट के लिए यहां से चेक कर रहे हैं आप, तो देखो किधर जा रहे हैं आप, बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो ये घूम रहा है ये, तो ये किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। किधर जा रहा है ये, बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात, आर से डीएल जाएंगे तो किधर जा रहे हैं, देखिए आप, बाहर की तरफ। तो यहां पे आउटवर्ड लिख सकते हैं आप, ठीक। तो आपको बस चेक करना है कि एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या, इनवर्ड्स। यहाँ पे कैसे एंगल फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। एक और बहुत सिंपल रूल है इसका, करंट चेक कर लिया आपने, ठीक। ये थंब देखिए किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग। फिंगर्स चेक करिए, अपनी चारों फिंगर्स चेक करिए। इस पी पॉइंट पे फिंगर किधर लग रही है, अंदर की तरफ। देखिए चेक करो, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब ये कर्वेचर ऑफ फिंगर चेक करो, इस पॉइंट पे कर्वेचर ऑफ फिंगर किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, इनवर्ड। यही पी पॉइंट बाहर होता तो क्या होता, करंट की डायरेक्शन चेक करी, थंब लगाया। अब देखिए फिंगर्स इस पी पॉइंट से अंदर होके ये कहां जा रही है, इस पॉइंट के लिए, इसको क्यू मान लो, इसके लिए कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, आउटवर्ड्स। बहुत सिंपल है ये। देखिए हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया। अंगूठा आपको जो अपना थंब है वो किधर लगाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब कर्वेचर ऑफ ये कर्ल देखिए कैसे जा रहा है, इस पॉइंट के इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है। और यहां से ये कर्वेचर किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। यहां से निकल के किधर जा रहा है, ये बाहर की तरफ। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, आउटवर्ड। अब बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। उसके लिए हमारे पास दो सिंबल हैं जो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। जब भी आप क्रॉस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनटू द पेपर या पेज या बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ। जब आप डॉट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, आउट ऑफ द पेज। किधर होगी, आउट ऑफ द पेज। पेज के बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ। अब आउटवर्ड वर्ड यूज किया है मैंने। क्या मैग्नेटिक फील्ड को आप बाहर शो कर सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंबल है, डॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर रिप्रेजेंट कर रही है मेरे को, तो बोर्ड पर शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते शो, इसलिए हम यहाँ पर हम क्रॉस यूज करते हैं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम एक एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे विच इज बेस्ड ऑन बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। चलिए अब हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम सेंटर पर, किसकी हेल्प लेके, बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प लेके। क्या फाइंड करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे हम। किसके लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए। और वो मैग्नेटिक फील्ड हम कहां कैलकुलेट करेंगे, उस कॉइल के सेंटर पे। ये डेरिवेशन भी आपकी बोर्ड में कई बार आ चुकी है, तो फटाफट अपनी कॉपी में टॉपिक डालिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। टॉपिक बेसिकली पहले टॉपिक डालना आप, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ की हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से आप कैसे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट
कर सकते हैं। उसकी पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, तो यहां पे आपको एक सर्कुलर कॉइल लेनी है, ये आपने एक सर्कुलर कॉइल ले ली। ठीक, इस कॉइल का एक सेंटर ले लिया और यहां पे आपने क्या फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया। क्या फ्लो करा दिया, करंट फ्लो करा दिया। अब यहां पे जो आपने करंट फ्लो कराया, बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले आप क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो इस पूरे लूप का, इस पूरे कॉइल का आपको क्या लेना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, डीएल। क्या ले लिया आपने, स्मॉल एलिमेंट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, स्मॉल एलिमेंट डीएल। और इस कॉइल का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। तो आर क्या है यहां पर, बोलो व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस एंड व्हाट इज डीएल, स्मॉल लेंथ या स्मॉल एलिमेंट। ठीक, अब आई से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, बोलो करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, अगर आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें आप इस पे, इस देखिए ये एक आर्क दिख रहा है आपको, ये आई इसमें फ्लो होगा स्मॉल लेंथ में। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमको किसकी डायरेक्शन देगा, करंट एलिमेंट की। अब एक बार बताइए, जो आपने करंट एलिमेंट जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, और ये जो पी पॉइंट सेंटर पे कंसीडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर आर मान लीजिए, या रेडियस इस लूप का या कॉइल का आर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कैसे, ये टेंजेंट जा रहा है इसका इस डायरेक्शन में और ये पी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री। बिकॉज एक स्मॉल लेंथ है, ये बहुत छोटी सी लेंथ है, तो उस पर जो टेंजेंट आएगा ऑलमोस्ट सीधा आएगा, स्ट्रेट आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे आप लिखेंगे अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या होती है, अब तो फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हमें डिराइव करना है इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा यहाँ पर, सर थीटा बन रहा है 90 डिग्री। तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए करी है, बट हमको तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरे कॉइल के लिए करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, हमारे पास उसके लिए है इंटीग्रेशन। ऐड कर दीजिए ये छोटे छोटे एलिमेंट को, जितने भी अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट कहीं पे भी लेंगे तो सारे एलिमेंट को, स्मॉल एलिमेंट को ऐड करके क्या मिल जाएगा हमको, टोटल लेंथ मिल जाएगी किसकी, इस कॉइल की। तो यहां पे क्या करना है आपको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बोल दो 1। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है सर, कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है। रेडियस क्या है कॉइल का, कांस्टेंट है। तो सिर्फ आप किसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, जो आपने स्मॉल लेंथ लिया ये वेरी कर सकता है आपका, तो इसको ही ऐड करना है बेसिकली, आपको इसी को इंटीग्रेट करना है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dl बताइए सर। dl का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r विच इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। बताइए अगर आप सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसका सरकमफ्रेंस विच इज द लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप या कॉइल, तो आप क्या बोलेंगे सर, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप। रेडियस कितना है r, तो हमारे पास कितना आ गया 2 पाई r। दिस 2 पाई इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कॉइल।
तो dl को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि dl एक स्मॉल लेंथ था, लेकिन जब आप पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सरकमफ्रेंस मिलेगा उस कॉइल का, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसका मतलब आप dl की जगह क्या पुट कर सकते हैं, और dv का इंटीग्रेशन b होगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कॉइल। समझ में आ रही बात? इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कहां पर? इस कॉइल के सेंटर पर। समझ में आ रही बात? ओके, अब इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर यहां पर हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स होती, कितने टर्न होते? अभी यहां पे से आपको एक कॉइल दिख रही है, अगर ऐसी बहुत सारी कॉइल होती, n नंबर ऑफ कॉइल होते, n नंबर ऑफ टर्न्स होते, ऐसे 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न ऐसे बहुत सारे होते, तो क्या करते हम सर? उसके लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ n से मल्टीप्लाई करना होता। क्या एक्सप्रेशन आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते? n से। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके एक फॉर्मूला और बनाता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई एन। ये जो 2 पाई एन है क्या देगा? एक टर्न के लिए अगर n की वैल्यू 1 हो तो कितना एंगल बनेगा बोलो? 2 पाई। एक पूरा टर्न के लिए कितना एंगल बनेगा? 360। अगर n की वैल्यू 2 होंगी, 2 टर्न के लिए कितना बनेगा? 2 इंटू 2 पाई, ठीक 720। तो इस तरीके से आप ये जो 2 पाई है ये हमको क्या देगा? एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये हमको एंगल बताएगा। क्या बताएगा? 2 पाई एन हमको क्या बताएगा? एंगल। जैसे मैंने बोला अभी, एक टर्न के लिए कितना एंगल? 2 पाई। 2 टर्न के लिए कितना एंगल? 2 इंटू 2 पाई। 3 टर्न के लिए कितना एंगल? 3 इंटू 2 पाई। तो ये हमको एंगल बताएगा कि सेंटर से कितना एंगल बनता जा रहा है। सेंटर से 1 टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, तो ये हमको क्या बताएगा? एंगल बताएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपका काम का है, ये भी काम में आ सकता है। ठीक, समझ में आ रही बात? अब यहां पे हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल कहता है जो आपके कर्वेचर ऑफ फिंगर्स हैं, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, ये हमको क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन बताएगा। कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या बताएगा हमको? करंट की डायरेक्शन। और जो राइट हैंड का जो थंब होगा, जो कि इस कर्वेचर से परपेंडिकुलर होगा, देखिए ये थंब जा रहा है और ये जब कर्व करेंगे इसको आप, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक, ये थंब हमको क्या बताएगा? ये थंब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझते हैं। इसको पहले मैं रफ कर देता हूं एक बार, फिर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। ठीक, तो अभी सिर्फ लिखिए आपकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। ठीक, राइट हैंड रूल में क्या समझना है आपको? जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है ये हमको किसकी डायरेक्शन बताएगा? करंट की डायरेक्शन। और जो हमारा थंब है वो हमको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, तो फटाफट देखते हैं कैसे हमको ये डायरेक्शन मिलती है यहां पर। तो अगर आपने एक लूप ले लिया, एक कॉइल ले ली, ठीक, इसमें करंट देखिए कैसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिख रहा है आपको करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपनी ये जो चारों फिंगर्स दिख रही हैं, ये इनकी जो डायरेक्शन है, इनका जो कर्वेचर आना चाहिए वो किसके अलोंग आना चाहिए, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। अभी बताया था मैंने आपको, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए जो हमारी फिंगर्स हैं ये किसके अलोंग आ गई, करंट के अलोंग। थंब किधर पॉइंट आउट हो रहा है, ये जो थंब है उसको चेक करना है, ये थंब किधर लग रहा है सर, इनवर्ड्स इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रही है, इसके इनवर्ड चल रही है, इनटू द पेज चल रही है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, इस बोर्ड के अंदर की तरफ चल रही है। ये जो अगर बोर्ड है यहाँ पर, तो इस बोर्ड के किधर चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ। कैसे मालूम पड़ा, देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर चेक करिए, करंट के लॉन्ग है, थंब किधर जा रहा है आपका, अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। और इस बोर्ड के ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, चेक करो, परपेंडिकुलर। इस बोर्ड के मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर पेपर पे बनाते तो क्या बोलते, प्लेन ऑफ पेपर। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक। और किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। अगर यही करंट हमारा कैसा होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, तो क्या होता, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब करंट कैसे जा रहा है हमारा, बताइए, करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर किसके अलोंग, किसके अलोंग, करंट के अलोंग। करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब थंब चेक करिए, थंब किधर जा रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर के या बोर्ड के बाहर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अभी पेपर पे लिखते तो पेपर लिखते, बट यहां पे मैं बोर्ड बता रहा हूं तो इसलिए क्या लिख रहा हूं, बोर्ड। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को चेक कर लेके, करंट की डायरेक्शन को चेक करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ। दो हमने अलग अलग एक्सप्रेशन देखे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड चार्ज एंड वेलोसिटी, और एक एप्लीकेशन पढ़ी हमने बायोट-सावर्ट लॉ की, ठीक। यहाँ पे और चीज़ हमने डिस्कस करी, यूनिट्स वगैरह, इनकी वैल्यूज़ वगैरह। के की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, ठीक। और सीजीएस में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी हमारे पास जो शेप थी कंडक्टर की वो कैसी थी, सर्कुलर। अब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, और एक सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। इन दो डेरिवेशन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, और साथ में आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस लेक्चर के बाद वाला भी नेक्स्ट लेक्चर, वो एप्लीकेशंस होगा एम्पेयर सर्किटल लॉ को। तो एटलीस्ट वी नीड 3 more lecture to explain all the terms related to this chapter. Okay, so take care, पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, तैयारी करिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।